90 के दशक का बिहार, एक ऐसा दौर जब जातीय हिंसा और नरसंहारों ने सूबे को खून से रंग दिया था। नक्सलियों और रणवीर सेना के बीच हुई खूनी जंग से तब बिहार थर्रा उठा था। उन्हीं खूनी रातों में एक नरसंहार हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। तारीख थी 1 दिसंबर और सन 1997। राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बने महज 5 महीने नहीं हुए थे। लालू यादव चारा घोटाला में जेल में थे, लेकिन इसी बीच हुआ कुछ ऐसा जिसने पटना से दिल्ली तक भूचाल ला दिया। अरवल जिले का बाथे गांव, जहां रात के अंधेरे में 53 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार में इतिहास में हुए नरसंहारों में यह भी एक सबसे बड़ा नरसंहार था। बिहार के नरसंहार के आज के एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं बाथे गांव। बताएंगे आपको पूरी कहानी। बिहार के तत्कालीन जहानाबाद जिले का बाथे गांव 30 नवंबर 1997 की सद शाम तक ये गांव गुलजार था, लेकिन सिर्फ एक रात में ये पूरा गांव खून से नहा चुका था। दिसंबर 1997 की ठंडी रात पूरा गांव सो चुका था या फिर सोने की तैयारी में था। रात के 9 बजे होंगे। सोन नदी के उस पार करीब 70 से 75 लोग तेजी के साथ नदी के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। हाथों में बंदूक, तलवार, गंडासा और लाठी डंडे लिए हुए कुछ ही देर में वो नदी के पास पहुंच गए। उस रात 5 मल्लाह नदी किनारे बैठकर मछलियों की तलाश में थे। हथियारबंद लोगों ने उनसे नदी पार कराने को कहा। यही वो सोन नदी है जहां से इस गांव में नरसंहार की पटकथा लिखी गई थी। नदी के उस पार से लगभग 70 से 75 हथियारबंद लोग नकाब पहने, बंदूकें, तलवारें और लाठी डंडे लेकर 3 नाव में सवार होकर इस गांव में पहुंचे थे। लेकिन इसी से उनका मन नहीं भरा। यहां आने के बाद उन्हें 20 से 25 लोगों का गुट यहां मिलता है, तो लगभग 100 लोग थे जो इस गांव में प्रवेश करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्हें याद आया कि ये जो नाव वाले हैं, यानी जो मल्ला हैं, अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये गवाह बन जाएंगे। और जिन लोगों ने उन्हें इस पार पहुंचाया था, उनकी गला रेत के निर्मम हत्या कर दी गई। पर से आए लोग, हाँ, आया तो 5 गो मल्लाह मछली मारते थे। तो उसमें पानी था, इस अभी की तरह अभी तो सूखा है सब। हाँ। नहीं, तो उस समय सूखा नहीं, उस समय पानी रहता था, आधा धारा। हाँ। यही धारा था, ठीक ना। उसमें नाव लगता था, यहाँ वहाँ नाव, मठिया पर नाव यहाँ लगता है, यहाँ 2-3 गो नाव खड़ाम ऐसी पूरा लोग नाव से लोग जाता था पुल बनने के पहले, पूरा वहाँ तक। हाँ हाँ, सहार पुल बनने के पहले नाव की यहाँ व्यवस्था था। तो नाव के द्वारा लाए और यहाँ से जो है 5 गो मल्लाह मछली मार रहे थे। मैंने 2 गो भाई अपने भाई थे, 2-3 गो जो है चचेरा भाई थे। उस चारों को जो है हत्या कर दिया गला रेत करके। एक बाद गाँव में प्रवेश किया गया और गांव में प्रवेश करके आवाज आ रहा है, लोग सोच रहे थे, जानते हैं उसमें शक लोग क्या कर लिया कि माले वाला न संग्राम समिति वाला आपस में टकरा रहा है, गोली चल रहा है, कोई शक नहीं की। देखे होंगे उस समय रोड नहीं था वहाँ जाने के लिए। हम लोग उसको छोटकी बाथे को, लक्ष्मणपुर बाथे को छोटकी कलकत्ता कहते थे। आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो वहाँ पर आसानी हुआ। पुलिस का व्यवस्था नहीं था जाने के लिए, आसान हुआ, मर्डर करके और भोजपुर में पार कर गए। सोन नदी के तट से आ रही गोलियों की गूंज और चीखों ने सन्नाटे को तोड़ दिया। रणवीर सेना के करीब 100 हथियारबंद लोग बाथे गांव में घुस चुके थे। गांव के एक हिस्से में दलितों की बस्ती और दूसरे हिस्से में सवर्णों के घर। दलितों के घर मिट्टी के बने थे, खुले पड़े आंगन, न कोई बाउंड्री वॉल और न ही कोई दरवाजे। रणवीर सेना के दस्ते में शामिल सभी हथियारबंद लोग अलग अलग गुटों में बंट गए और फिर अलग अलग घरों की दहलीज पर पहुंचे। पहले गुट का पहला निशाना एक घर के 3 लोग बने। पहले एने दुआरी नहीं था, ये सब झोपड़ी था, फूस के ना माटी का घर था। और मेन दुआरी उधर था, सब केवाड़ी तोड़ के हिल गया। उसके बाद में अभी चाचा अलग हुए हैं ना, तो 2 भाग हो गया है। तो मतलब पहला घर था तो बड़ा आसान था ये टारगेट करना। हाँ, वही फूस के झोपड़ी था। उसके बाद में थोड़ा सा कहीं सब घुस गया,
घुसा तो सब टाइम नहीं मिला किसी को भागने के लिए, घुसा धड़ धड़ मारते गया और क्या। 34 साल के महेश की उम्र तब महज 6 साल थी। रणवीर सेना के एक दस्ते ने इनके घर पर भी धावा बोल दिया। गोलियों की बरसात हुई तो महेश की मां और बड़ी बहन खून से लथपथ होकर गिर पड़ी, लेकिन महेश किस्मत वाले थे। मां और बड़ी बहन के बीच में दब गए और जान बच गई। हालांकि नन्हे महेश का दाहिना पैर गोलियों से छलनी हो गया था। हमारे साथ महेश भी हैं जो इसी गांव के हैं और महेश ने भी अपने कई परिवार के सदस्यों को खोया था। महेश, ये जो जितने भी घर हैं यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं, उन सभी घरों पर अटैक हुआ था? हाँ, इस घर में भी हुआ था 9 गो। हाँ। इसमें 9 गो हुआ था, इसमें 6 गो, उसमें 6 गो, और उसके बाद में उधर ना हुआ है कि उधर हुआ था। मतलब एक ही परिवार में 6-6, 7-7 लोग, एक ही घर में 9 गो 7 गो, कोई घर में 6 गो होते हुए वो घुसा तो मारते गया और क्या। हाँ। तब आप थे उस वक्त? हम छोटा थे 6 साल के, तो हमारे घर में सब घुसा तो से कहीं कि हम मम्मी के एगो दीदी के बीच में सुतल थे, उनके मारा तो हम बीच में चपा गए, सुतल रह गए हम। उनके बीच में हाँ, उस समय हम घायल भी हुए थे। अच्छा, आप घायल हुए थे तो क्या लगा था आपको? फिर दर्द हुआ तो उसके बाद में नींद टूटा, तो चाचा एगो बचल थे, एगो बाबा, एगो सिस्टर बचल थी, तो थोड़ा से कहीं कि वो आई हमको चुप करा के सुबह हुआ ले गया, सब PMCH में पटना चले गए। तो आपकी इसका शिकार कौन कौन हुआ आपके परिवार में? हमारे एगो मम्मी चली गई, एगो सिस्टर गई, एगो चचेरा भाई, एगो चाची गई, एगो चचेरी बहन, एगो दादी, 6 आदमी। हम इस गांव के अंदर दाखिल होते हैं। भले ही गांव में उस नरसंहार का कोई निशान नहीं दिखा, लेकिन ऐसे कई लोग मिल गए जिनके दिलों में आज भी उस भयावह रात की एक एक कहानी दर्ज है। तो हम बाथे गांव के इस वक्त अंदर आ चुके हैं। बाहर हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि आज भी यहाँ पर कुछ घर मौजूद हैं जहाँ पर ये नरसंहार हुआ था, वो आज भी वैसे ही हैं, और कुछ लोग भी ऐसे हैं यहाँ पर जो चश्मदीद हैं। तो हम उन्हें खोजेंगे और यहाँ पर बात भी करेंगे। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया, क्या नाम है आपका? हमको नाम उमेश कुमार है। उमेश, आप यहीं रहते हैं? जी, हमारा घर तो कामता है, लेकिन हम इधर हैं, पार्टी के काम करते हैं, इसलिए आते जाते हैं। बाथे नरसंहार के बारे में क्या याद आता है? हम लोग उस समय बच्चा थे, लेकिन 9th क्लास में पढ़ते थे। हम लोग देखे हैं यहाँ पे बहुत हादसा बड़ा हुआ था, और बहुत आने पर बहुत हम लोग रात में जाते थे घर पे तो नींद नहीं आता था, लगता था कि हम लोग कहाँ रहें कहाँ नहीं, तो बहुत डर लगता था। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे भी, अभी भी देख रहे हैं ये सब मिट्टी उट्टी का घर है लोग का, और ये सब में देखते हैं अभी भी यहाँ पे स्थिति वैसा ही है, गरीब आदमी उतना ही है। देखा था वो जो कुछ हुआ था? बहुत देखे हैं हम वहाँ पे देखे हैं, बहुत आदमी मरे हुए पड़े थे, हर घर में 5 गो 4 गो ऐसे मरे हुए थे। हम लोग कहते हैं कि पूरे घर खत्म हो गए थे। घर खत्म हो गए, एक घर में 7-7 आदमी मरे थे, एक घर में 9 आदमी मरे थे। हम देखे हैं, बस उस समय याद है अभी भी। उमेश कुमार ने हमें बताया कि इस गांव में 2 शख्स ऐसे हैं जिनकी जान उस रात बच गई थी। गांव के बाकी पुरुष या महिला या तो मारे जा चुके थे या वहां मौजूद ही नहीं थे। उमेश कुमार हमें उस जगह ले गए जहां गांव के बुजुर्ग लक्ष्मण राजवंशी और राम अनुग्रह का घर था। लक्ष्मण राजवंशी ने हमें बताया कि उस रात क्या हुआ था और कैसे नर पिशाचों ने उनकी पत्नी, बेटी और बहू की गला रेत कर हत्या कर दी थी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण राजवंशी। क्या हुआ था उस रात 1 दिसंबर को? 1 दिसंबर के मर्डर हुआ 3 गो हमारा ही। आपके घर में? हाँ, इसी घर में? हाँ, 3 मर्डर हुआ। आपने देखा था? हाँ, देखले हली। ई छतवाली हल, वो करे से जाके पहचान करी, न तो हिजा रहती हल तो मारिए वैसे ऐसे वो करे हो गली, तब बचली हम। वो छोटा दीवार था, ये छोटा दीवार था, इधर से हम उधर भाग गए, उधर से मैं देख रहा था ना, इधर आता था मैं भी मरा। कौन कौन था उसमें आपके परिवार का? एजा के बतलाऊं, सेसवा, फनीसवा 2 गो, बलिरामवा 3, गोपला एजा के द्वारिकावा 3 गो, शत्रुघ्नवा 7 गो, एह करे के नंदुआ
7-8 आदमी के बता रहा है, वो पार के आदमी के और आदमी थे। वो तो हमनिए के मारे खातिर आये हलन सो। हई घरवा में रविदास के घर में 8 गो 10 गो मारे में रह गया ना, तो हम लोग निकल गए थे, सब परिवार बाल बचे। इनको औरतियन अब बेटिया एगो पुतो था, तो कहला कि महिला के का करत, तू भाग जा हमरी रही हो। तो तीनों महिला के मार दिया। गांव में आगे बढ़ने पर हमारी मुलाकात एक घर की ड्योढ़ी पर बैठी 3 महिलाओं से होती है। उन्हीं में से एक सुमित्रा ने हमें उस वाकये को सुनाया। सुमित्रा इस गांव की बहू है। तब उनकी उम्र मुश्किल से 12 साल के आसपास रही होगी, लेकिन आज भी उनके जहन में उस खौफनाक रात की तस्वीरें कौंध उठती हैं। हालांकि इस गांव में जो आज भी वो घर मौजूद हैं, एक लाइन से वैसे ही बने हुए हैं जैसे थे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, बस ये हो गया है कि पहले मिट्टी के घर थे, अब ये ऐसे ईंट के बने हैं। लेकिन इसमें भी सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने कमरे, ताकि बारिश में, तूफान में वो खुद को और बचा सके और आज के दौर में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और जब ये घटना घटी उसके बाद से लोगों के जहन में खौफ तो है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके पास ना घर थे और ना उनमें दरवाजे थे, और इसी बात का फ़ायदा उठाया गया जब ये नरसंहार हुआ। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सुमित्रा। सुमित्रा जी, ये बताइए, आपको कुछ याद है या आप उस वक्त थी जिस वक्त ये हुआ था? हाँ। कुछ याद है आपको? क्या हुआ? याद है कि 8 बज गए ना, तो ये गली से इससे आन के अब पूरा मारे लगा, पूरा गोली चले लगा। तब हमको केवाड़ी तोड़ दिया ना, हौ तो गेट था, तो तोड़ दिया वहाँ से। तब हमने सब भागे लगे। आप भी भागी? हाँ, हमहू भागे, सब भागे लगे तो हमहू भागे। और वहाँ से भाग के चला गए दूसरा गांव में, मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर भागे हमने। तो वहाँ से फिर जब 3 बज गया तो फिर हमने वहाँ से चल आए। तो यहाँ तो देखे कि सब केवाड़ी है तोड़ल है, देखे हैं ये सब के। हम कपड़ों पर पहना के सब मंजिले ले गए। सब कपड़े नहीं थे महिलाओं के शरीर पर? नहीं, सब हम अथी उस समय में अजे है तो नहीं देखेंगे हम। और गोतनी हलाने आओ, सास माने चचेरी, गोतनी अन्ना 3 गो मराया है घरवा में। सब देखे हैं, हम आँख से देखे हैं। 58 गो लाश मरा है। उस रात की ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं। सिकंदर चौधरी की जान इसलिए बच गई क्योंकि गोलियों की आवाज और चीख पुकार सुनते ही वो पुआल के ढेर पर चढ़ गए थे। हत्यारों का दस्ता इनके घर में दाखिल हुआ तो एक साथ 9 लोग मिल गए, जिन्हें देखते ही या तो गोली मार दी गई या फिर गला रेत दिया गया। हम चाली पर चढ़ गए, जला में रखने के लिए चाली बिटा हुआ था, उसी पर हम चढ़ गए थे। नीचे बैल भैंस बंधा हुआ था, छुप गए थे। हम चढ़ गए थे, सीढ़ी लगा कर गए, इसी में हम बच गए हैं। 9 गो परिवार हम लोग यहाँ मारा गया। अगली सुबह तक पूरा गांव खाली हो चुका था। हर घर की दहलीज और आंगन खून से सना पड़ा था। लाशों पर रोने वाला कोई नहीं बचा था। लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। इस घटना के बाद औरंगाबाद के एसपी गुप्तेश्वर पांडे अपने 4 पुलिसकर्मियों के साथ बाथे गांव पहुंचते हैं। जब लाशों को गिनने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो 34 नंबर पर पहुंचकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। इसके बाद वो तत्कालीन जिला जहानाबाद के एसपी को सूचित करते हैं और फिर पुलिस मुख्यालय फोन कर बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा नरसंहार है। उसके बाद तत्कालीन थाना मेहंदिया की पुलिस गांव पहुंचती है और फिर सभी शवों को एक साथ ट्रक में इकट्ठा किया जाता है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो पूरा गांव खाली था और इतना माने विभत्स दृश्य था कि कुछ कहने लायक नहीं। जिसमें 58 व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें एक गर्भवती महिला भी थी और 3 बच्चे भी थे। एक बच्चा को देखे थे कि छोटा सा बच्चा था, ओड़िया तो झाँका हुआ था, हालांकि बच गया। वो दौरी होता है, हम लोग को ओड़िया दौरी देहाती क्षेत्र में कहते हैं, उससे झाँका हुआ था। आदमी के सुना दूसरा दिन सुबह पहर, तब रोने लगा तो उठाए हम लोग, तो रो रहा था वो बच्चा।
जिंदा था। 2 दिनों तक लोग लाशें रखकर इंसाफ की दुहाई देते रहे, जिसके बाद तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी ने दौरा किया, जिसके बाद लाशों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 3 दिसंबर को अंतिम संस्कार हुआ। लाशें उठनी नहीं दी जा रही थी और लोग कह रहे थे राष्ट्रपति को आना होगा, प्रधानमंत्री को आना होगा, और जो आ रहे थे वह राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। एक कह रहे थे क्यों है, क्या नहीं है। फिर राबड़ी देवी पहुंची, फिर देखिए लाशें उठाई गई। कई दिनों तक यह स्थिति बनी रही और बिहार नरसंहार में जलता रहा। न्याय की राह भी आसान नहीं थी। 2010 में आरा सेशन कोर्ट ने 16 लोगों को फांसी और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2013 में पटना हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देकर सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया। बिहार में हंगामा मचा। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 28 साल बाद भी इंसाफ अधूरा है। लगभग 28 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसमें निचली अदालत 16 लोगों को उम्र कैद, 10 लोगों को उम्र कैद और 16 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट में साक्ष्य के अभाव में सभी मामले को निरस्त कर दिया गया। बात है नरसंहार बिहार के सामाजिक राजनीतिक तनाव का क्रूर प्रतीक बना। जमीन, जाति और ताकत के इस खेल में सरकार चादर तान कर सोती रही। कहा गया कि यह नरसंहार साल 1992 के गया के 12 नरसंहार का बदला था, जिसमें भूमिहार समुदाय के 35 लोगों की हत्या कर दी गई थी। देखिए वो दौर जो था ना, वो नरसंहारों का दौर था, और मैं तो मानता हूं कि सरकार भी नहीं चाहती थी, लालू राबड़ी की सरकार भी नहीं चाहती थी कि नरसंहार रुके, क्योंकि नरसंहारों से सरकार की राजनीति को, तत्कालीन सरकार की राजनीति को फायदे हो रहे थे। तो एक वो नक्सली संगठन थे, दूसरी ओर रणबीर सेना थी। तो लक्ष्मणपुर बाटे के पहले रणबीर सेना के समर्थकों की हत्या हुई थी, और इसके बाद रणबीर सेना ने प्लान कर लिया था कि हमें इसका बदला लेना है। तो फिर रात को सैकड़ों हथियारबंद दस्ता लक्ष्मणपुर बाटे गांव में घुसता है, और उसके बाद जो वहां होता है, हैवानियत की हर हद पार हो जाती है। किसी को छोड़ा नहीं जाता है, जो मिलता है उसे मार दिया जाता है। जाति के लेकर के दर्जनों यहाँ पर सेना बनी अपने अपनी जाति पर, जैसे भूमि सेना, रणवीर सेना, इंडियन पीपुल्स वार, ये सब बना। और ये जो घटना यहाँ हुआ था बाथे में, तो 12 नरसंहार एक गया जिला में हुआ था, उसमें 40 स्वर्ण को हत्या कर दिया गया था। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर बताया, गांव वाले, कि रणबीर सेना यही कहा कि मैं 12 नरसंहार का बदला ले लिया, और वो चलते बने। यह प्रतिशोध ऊंची जातियों और नक्सलियों के बीच चल रहे संघर्ष का हिस्सा था, जो कि 1970 के दशक से बिहार में भूमि सुधार और नक्सल आंदोलन की वजह से भड़का था। CPI-ML ने गरीबों और दलितों को संगठित किया और जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे साल 1994 में जमींदारों ने रणवीर सेना बना ली, और फिर दोनों तरफ से शुरू हो गई खून की होली। सरकार जानती थी, सरकार को पता होता था कि नरसंहार होना है। हमने खबर छापी थी कि देखिए नरसंहार की तारीख, नरसंहार का स्थान और सब कुछ तय है, मुहूर्त निकाला जा चुका है, लेकिन सरकार नहीं जागी थी। साल 1990 के दशक में लालू यादव की सरकार ने कथित तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति को बढ़ावा दिया, लेकिन जातीय हिंसा पर कंट्रोल नहीं कर पाए। वोट बैंक की राजनीति ने इसका रंग और भी सुर्ख कर दिया। नतीजा कभी दलितों के खून से तो कभी अगड़ी जाति के खून से बिहार की धरती रंगती रही। ये वो दौर था जब बिहार में पिछले 5 सालों में 4 बड़े नरसंहार हुए थे। 1992 में गया जिले के 12 गांव में 34 भूमिहारों को मार दिया गया था, और इसका आरोप लगा माओवादी संगठन MCC पर, जिसमें अधिकतर दलित थे। इस नरसंहार को उसी का बदला कहा गया। बिहार के नरसंहार के आज के एपिसोड में इतना ही। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयोधी शशि, 12 गांव।
भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।